So, hey guys, welcome back to our YouTube channel. So, finally, we are back with the गणतंत्र सीरीज. इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 तक अपना कवर कर लिया था. आज हम लोग चैप्टर 15 देखने वाले हैं, जिसका नाम है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैदिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं. तो ये चैप्टर बाकी चैप्टर से अलग आ जाता है. क्यों? क्योंकि इससे शॉर्ट और लॉन्ग ही नहीं आने हैं. इससे सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे. तो एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से आप इस चैप्टर को हमेशा देखिएगा. जरूरी नहीं है इससे आप हर चीज रट्टा मार रहे हैं. इसमें कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ-कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, बाकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो बिना मतलब का अपना टाइम वेस्ट मत करिए। इस वीडियो में मैं बता दूँगा आपको कौन-कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ से क्वेश्चन्स आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, एमसीक्यूज़ मेनली। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। देखो, सबसे पहले तो फॉरेंसिक मेडिसिन क्या होती है, तो उसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई हुई है। डेफिनेशन से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग नहीं आना है। बट हाँ, मतलब पता होना होना चाहिए कि अगर एमसीक्यूज़ में अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन क्या होती है? तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आप टिक कर कर पाएँ। तो forensics derived from Latin word forensis, meaning related to forum, the meeting place in ancient Rome where civics and legal matters were discussed. Medicine here refers to applying vast medical knowledge to solve medical legal problems. तो जो भी मेडिकल लीगल प्रॉब्लम्स पहले के टाइम पे होते थे, यहाँ पे एंशिएंट रोम की बात कर रहे हैं, तो वो सॉल्व करना, ठीक है? फॉरेंसिक मेडिसिन मतलब जो भी आपकी मेडिकल नॉलेज है, उसकी मदद से जो भी मेडिकल लीगल प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करना, मेडिकल नॉलेज को अप्लाई करके इस फॉरेंसिक मेडिसिन, सिंपल। एक ये जगह होती है, एक प्लेस होती है जहाँ पे लीगल मैटर सॉल्व होता है। फॉरेंसिक मेडिसिन इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस व्हिच डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू एड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, नॉर्मल, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे और अगर हम लोग बात करें कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट आती हैं, तो हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया, यहाँ पे बहुत 4 चीज़ों के बारे में बताया गया: मनुस्मृति, कौटिल्य अर्थशास्त्र, चरक संहिता और शिशु संहिता। मनुस्मृति में बताया गया फर्स्ट रूल ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। यहाँ कोर्ट प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, पनिशमेंट्स के बारे में और फिजिकल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्राइम को डिस्क्राइब करा गया, पनिशमेंट को, इंसैनिटी को, क्रिमिनल अब्जॉर्प्शन को, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। जैसे कोटिंग बॉडी विद ऑयल टू रिवील इंजरी, कोई भी इंजरी हुई है तो जो भी बॉडी है उसको ऑयल से कोट कर देता है ताकि पता चल जाए। तो इस तरीके के बहुत सारी प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। फिर आता है चरक संहिता। तो चरक संहिता एलैबोरेट कोड ऑन फिजिशियन ट्रेनिंग, ड्यूटीज एंड एथिक्स, द बेसिक्स ऑफ मेडिकल एथिक्स, मतलब मेडिकल एथिक्स इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और क्या-क्या बताया? पॉइज़न्स के बारे में, उनके साइंस और ट्रीटमेंट के बारे में। सुश्रुत संहिता बताते हैं कि ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑन Ayurvedic surgery and toxicology classified poisons as inanimate or artificial, describe wounds, fracture और pregnancy signs। तो ये नॉर्मल चीज़ें, इससे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर हाँ, ये स्टार पेज है इस चैप्टर का कि आपको ये पता होना चाहिए कौन से ईयर में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। की माइलस्टोन इन इंडियन फॉरेंसिक मेडिसिन। तो 1693 में फर्स्ट मेडिको लीगल ऑटोप्सी इंडिया में हुई थी बाय डॉक्टर एडवर्ड बल्कले, चेन्नई में, ठीक है? रट्टा मार लो, याद कर लो। फिर क्या हुआ? 1822 से 1835 फर्स्ट मेडिकल स्कूल जो था वो एस्टेब्लिश हुआ। कहाँ पे? कोलकाता में। तो ये आपके फैक्ट्स के लिए, आपके जीके के लिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। उसको बाद में मेडिकल कॉलेज बना दिया गया इन 1835, मद्रास मेडिकल कॉलेज, ठीक? फिर आता है 1857 में फर्स्ट चेयर ऑफ मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एस्टैब्लिश एट मद्रास मेडिकल कॉलेज। जो मद्रास मेडिकल कॉलेज था, यहाँ पे ही अपना फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बना। फिर उसके बाद 1858 से 1892 सर विलियम हर्शले पायनर्ड डेक्टिलोग्राफी, मतलब फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आई इन 1858। सर फ्रांसिस गैल्टन सिस्टमेटाइज्ड इट इन 1892। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं बस। ये वाली चीज़ें नहीं हो जाती कि हाँ, एमसीक्यूज़ में आ जाएगा कि ये बताइए किस ईयर में हुआ था, तो आपको बताना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा-सा दिमाग लगा के कर लीजिए कि सबसे पहले क्या हुआ। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 19 देखो, ऐसे 1693, फिर उसके बाद 1822 था, 1822 का था, फिर 1857 का था, फिर 1858 का था, फिर 1860 का था। मतलब यहाँ 1 साल
और यहाँ 2 साल का, ठीक है? और यहाँ पे भी कुछ सालों का और फिर उसके बाद 1933। तो इतनी ही डेट्स आपके पास है ना? सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेडिको लीगल ऑटोप्सी, तो फर्स्ट नंबर पे डाल दो ये यहाँ पे। फिर दूसरे नंबर पे कोलकाता वाली चीज़ यहाँ डाल दिया। फिर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस उसी कॉलेज में 1857। फिर उसके बाद फिंगरप्रिंट वाला 1858। फिर 1860 में आईपीसी इंटैक्टेड ऑन 6 ऑफ अक्टूबर 1860, commenced 1 January 1862, drafted by first law commission under Lord Macaulay। 1933 टू 1971 इंडियन मेडिकल काउंसिल एस्टेब्लिश हुआ था, आईएमसी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। 1933 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, सीसीआईएम, आगे चल के एक्सपैंड हुआ था 1971 में। पीजी कोर्स इन अगतंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद कब आया था? नागपुर में आया था सबसे पहले 1996 में। ठीक है, तो ये कुछ डेट्स हैं, ये याद रखिएगा, ये स्टार टॉपिक है, यहीं से इस चैप्टर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक पैथोलॉजी, जिसमें पैथोलॉजी की बात करेंगे, साइकेट्री और ओडोंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और बैलिस्टिक्स, जहाँ गन्स और फायर आर्म्स की बात करेंगे, फायर आर्म्स एमिनेशन, प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द यूज। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें। एंथ्रोपोलॉजी का तो मतलब पता ही होगा ना, कि स्टडी ऑफ बॉडी शेप्स एंड स्केलेटल फॉर्मेशन फॉर लीगल आइडेंटिफिकेशन। ओडोंटोलॉजी मतलब वही दांतों की दिक्कत। और साइकेट्री मतलब लीगल एस्पेक्ट ऑफ मेंटल इलनेस एंड देयर इम्प्लिकेशन इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, की मतलब किसी पागल इंसान ने कोई क्राइम कर दिया तो क्या होगा, किसी नॉर्मल इंसान ने क्राइम कर दिया तो क्या होगा, उसको सजा होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, डेफिनेशन एंड स्कोप। तो डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ की नॉलेज होती है, अगर उसमें हम लोग मेडिकल मेडिसिन की नॉलेज मिला दें तो वो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया। ठीक है, फ्रॉम लैटिन वर्ड लॉ or prudent knowledge. It is the application of medical knowledge in legal field to provide justice in civil and criminal cases. It provides basic legal guidance for medical practitioners and integrate medically relevant facts with the legal system। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्कोप्स ऑफ मेडिकल jurisprudence। इसमें पैटर्निटी डिटरमाइन करने में, ह्यूमन बॉडीज के आइडेंटिफिकेशन में, जब भी वो म्यूटिलेटेड हो गई है तब आइडेंटिफिकेशन अगर करना है, एस्टैब्लिश एक्चुअल कॉज, टाइम एंड मैनर ऑफ डेथ, ये पता लगाने के लिए कौन सा वेपन यूज करा गया है इसके लिए, एविडेंस, प्रोवाइड एविडेंस इन एविडेंस लॉ फॉर मर्डर, रेप एक्सेट्रा। तो एविडेंस के लिए एम्प्लॉय ऑटोप्सी इन डिस्कवरिंग वाइटल फैक्ट्स अबाउट डेथ आफ्टर डेथ। तो ये सारी चीज़ों के लिए इसका स्कोप है यहाँ पे। यहाँ से भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप व्यवहार आयुर्वेद और विधि वैदिक पढ़ रहे हैं। फिर मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन एंशिएंट इंडिया में क्या क्या था? तो यहाँ पे 6 एंशिएंट कोड्स थे, कुल, श्रेणी, गण, अधिकृत, शासित और नृप। एक बार नॉर्मली पढ़ लीजिए। कुल मतलब फैमिली काउंसिल होता है, श्रेणी मतलब पेड प्रोफेशन काउंसिल होता है, गण मतलब विलेज असेंबली, अधिकृत मतलब किंग अपॉइंटेड कोर्ट, शासित मतलब किंग्स कोर्ट, और नृप जो किंग होता है। 2 टाइप के धर्म के बारे में बात करी गई है, आहिक धर्म और परमार्थिक धर्म। आहिक धर्म रूल ऑफ सोसाइटी होता है और परमार्थिक धर्म होता है रिलीजियस रूल्स एंड लॉज। इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर मनुस्मृति के कुछ हाईलाइट बता देते हैं कि वहाँ पे कोर्ट को सभा बोलते थे और काउंसिल विरुद्ध ऑब्जर्व्ड डिसीजन। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी। एविडेंस एंड ओथ एम्फसाइज, फॉल्स विटनेस पनिश्ड, डाउटफुल केसेस कुड बी रीहर्ड, इनहेरिटेंस गोज टू नियरेस्ट सपिंड। ठीक है, बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में अब बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है एंशिएंट इंडिया की, अगर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्राइम, पनिशमेंट एंड फॉरेंसिक मेथड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे की लीगल प्रिंसिपल्स क्या है। इंसैनिटी, अगर कोई पर्सन जो है वो क्राइम कमिट करता है, अगर वो पागल है तो उसे हम लोग क्रिमिनल नहीं मानेंगे। अ मैड पर्सन कैन नॉट बी मेड हायर। ठीक है, कि उसको आगे संपत्ति नहीं दी जाएगी। फॉरेंसिक इंसैनिटी, क्लेमिंग इंसैनिटी आफ्टर द क्राइम इज रिजल्ट्स इन गिल्ट, कि अगर पहले तो इंसान सही था लेकिन अब बाद में पता चल रहा है कि उसने क्राइम करने के बाद वो पागल है हुआ है तो वो गिल्टी होगा। क्रिमिनल अबॉर्शन मतलब बीटिंग पनिशेबल। मेडिसिन सेकंड क्लास ऑफेंस होता है और फिजिकल हरासमेंट सीरियस ऑफेंस होता है। फिर आता है क्रिमिनल पॉइजनिंग, हार्शेस्ट पनिशमेंट दी जाती थी। फिजिकल फिजिशियंस की जो नेग्लिजेंस होती थी, ट्रीटिंग विदाउट इन्फॉर्मिंग द किंग, एरर कॉजिंग डेथ और रॉन्ग ऑपरेशन, सब कुछ पनिशेबल होता था तब के टाइम पे।
पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की बात करें तो पहले फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र अंशु मृतक चैप्टर बॉडी प्लेस्ड इन ऑयल बेसिन्स टू रिवील इंजरी। इसमें स्ट्रैंगुलेशन था, ब्लोटिंग, ओपन आइज, प्रोलैप्स, एनस, टंग आउट, ये सारी चीजें स्ट्रैंगुलेशन को वो करती थी, यहाँ इसका स्ट्रैंगुलेशन हुआ है। ड्राउनिंग अगर कोई डूबा है तो स्ट्रैंगुलेशन मतलब वो गला घोट के मार देना, ठीक है। ड्राउनिंग क्या होता है कि ड्राउनिंग में आंखें जो होंगी वो खुली होंगी, टंग टंग जो होगी वो क्लेंच्ड होगी, और फ्लैटुलेंस और फॉल फ्रॉम हाइट, तो बॉडी इंजरीज मिल रही होंगी, पॉइजन्स साइनोसिस हो जाएगा, क्लोथिंग, बाइट मार्क्स, इनडिसेंट स्मोक व्हेन हार्ट बीट्स बट, तो ये सारी चीज़ें हैं नॉर्मल नॉर्मल। हाँ, फिर ये वाला एक पेज इंपॉर्टेंट आता है। देखो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उस पे उतना ज़ोर नहीं डालता। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये मतलब सही से नहीं, मतलब ये जल्दी-जल्दी कर लिया तो इसका मतलब ये सही से नहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो चीज़ बस आपको जान के आगे बढ़ जाना है, उसके लिए क्यों आप इतना सारा टाइम वेस्ट करेंगे? जो जो भी चीज़ें हैं, इसलिए मैं चाहता तो ये सारी चीज़ें हटा भी देता, ये सब ब्रांचेज़ ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन क्या मतलब है? लेकिन आई जस्ट वांट कि आपको सारी चीज़ें पता हों, डिसाइड किस जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है वो ज़्यादा अच्छे से पता हो, ठीक है? आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, इंडियन पीनल कोड जो होता है आईपीसी, वो 1860 में आया था, और सीआरपीसी जो है 1973, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो जितने भी यहाँ पे डेट्स आपको पता चल रहे हैं, ईयर्स पता चल रहे हैं, ईयर्स के नंबर, तो वो सारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, क्योंकि आपके इस चैप्टर से सिर्फ एमसीक्यू आने हैं, ठीक है? तो क्यों इतना लोड ले रहे हैं? फिर देखो, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, इंडियन पीनल कोड है 1860 में तो आया ही आया, चलो इनैक्टेड 6 अक्टूबर 1860, कमेंस्ड 1 जनवरी 1862, ड्राफ्टेड बाय फर्स्ट लॉ कमीशन अंडर लॉर्ड मैकेले, ठीक है, ये भी आते हैं नाम, लॉर्ड मैकेले, कंटेन 511 सेक्शंस अक्रॉस 23 चैप्टर्स, की ऑफेंस इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड 299, मर्डर, जो मर्डर है वो आईपीसी 302 के तहत वो लगता है धारा, डाउरी डेथ 304 बी, रेप जो होता है 375 376 आईआरपीसी, अननेचुरल ऑफेंस आईआरपी आईपीसी 377, एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 31 अक्टूबर 219, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फैक्ट बेस्ड हैं, यहाँ पे याद होनी चाहिए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी ascended 25 January 1974, commenced 1 April 1974, procedural law for criminal trials, investigation, apprehension और evidence collection, punishable determination, contain 8484 section 37 chapter, classifies offenses cognizable and non cognizable। तो cognizable और non cognizable किसने बताया? सीआरपीसी ने, ठीक है। बाकी ये कब आया? 1860 में, ये कब आया? 1973 में, ये कब आया? 1872 में, ठीक है। मतलब आईपीसी आया, उसके बाद आईपीसी के बाद इंडियन एविडेंस एक्ट आया, तो ये था 1860, ठीक है, और ये था 1872, तो मतलब 12 साल लगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से याद करिए तो थोड़ा सा इजी रहेगा। फिर 1973, इसके बीच में कितना साल लगा ये आप बताएंगे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो 15 मार्च 1872 में आया, कमेंस 1 सितंबर 1872, कंटेन 167 सेक्शन 11 चैप्टर, पार्ट 1 रिलेवेंस ऑफ फैक्ट्स, पार्ट 2 ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, पार्ट 3 बर्डन ऑफ प्रूफ, विटनेस एंड एविडेंस प्रोडक्शन। तो देखो, अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे ना बुक से, तो बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, लेकिन उसमें से भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे ला दिया है। अब जैसे आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे, आईपीसी बहुत बड़ा है, लेकिन क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है वो सारे फैक्ट्स यहाँ पे हैं। तो आपका काम ईजी बना दिया, बस अब आपका काम ये है कि आप थोड़ा सा मेहनत लगा के याद कर लीजिए इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे हम की टेक अवेज की बात करें, फॉरेंसिक मेडिसिन, रिज लॉज एंड मेडिसिन सबको बताएं। एंशिएंट इंडिया was a pioneer, modern legal framework और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल ज्यूरिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, और इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बिना मतलब का इसमें टाइम मत लगाइए, इसमें बस फैक्ट्स एक जगह लिख लीजिए, मैंने एक जगह पे वैसे लिख दिया है, इसको आप एक पेपर पे लिख के याद कर लीजिए, दैट्स ऑल। इसके बाद चैप्टर बंद कर दीजिए, एमसीक्यूज आएंगे, आप बना लीजिए और आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आगे
जो भी चैप्टर आएँगे उसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसमें ज़्यादा एम्फेसिस डालते हुए, बिना टाइम को वेस्ट करे मैं यही चाहूँगा कि जल्दी-जल्दी चीज़ें कंप्लीट हों। बाकी इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए। ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी, आपका बस सपोर्ट चाहिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए।